हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाई। माय नेम इज अभिजीत कुमार चौधरी। आज के हमारे वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें सबसे पहले समझना है कि भाई टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट होता है जो हमें गवर्नमेंट को करना पड़ता है किसी एक्ट की वजह से। एक्ट यानी कि कानून। जैसे गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, इनकम टैक्स एक्ट। गवर्नमेंट ने कानून बनाया जिसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो उसे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसे हमने क्या बोला, टैक्स का नाम दिया। तो टैक्स क्या होता है, एक मैंडेटरी पेमेंट होता है। अब टैक्स के अंदर जो है दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, a direct tax is one which is demanded from the very person who it is intended or desired should it pay। ठीक है, अब इसको देखो सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं कि रे भाई डायरेक्ट टैक्स में एक ऐसा टैक्स होता है जो जिस बंदे से हमें लेना होता है ना, जिस पर्सन से हमें कलेक्ट करना होता है, हमें चाहिए कि जो बंदा हमें पे करेगा उसी के ऊपर में इसे लेवी किया जाता है। लेवी वर्ड का मतलब होता है लगाना। तो जिस बंदे से हमें कलेक्ट करना है उसी के ऊपर लगाया जाएगा। जैसे मान लो एक मिस्टर ए है, हम ये चाहते हैं कि मिस्टर ए से मुझे टैक्स लेना है। ठीक है, तो मैं टैक्स किसके ऊपर लगाऊंगा, मिस्टर ए के ऊपर ही लगाऊंगा मैं टैक्स, और उसी बंदे को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या ऐसा भी होता है कि हमें अगर किसी और से टैक्स लेना है तो हम किसी और पर्सन के ऊपर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ जीएसटी का। ठीक है, अब बताओ जीएसटी किसके ऊपर अप्लाई होता है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के सेल के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जीएसटी जो है वो बिजनेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, हमारे ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि सामान तो बिजनेस बेच रहा है ना। देखो, सामान के सेल आउट करने पे अप्लाई हो रहा है, परचेज करने पे नहीं अप्लाई हो रहा है। तो बिजनेस के ऊपर जीएसटी अप्लाई हो रहा है। बट बिजनेसमैन जब हमें सामान बेचता है तो जीएसटी का पैसा किससे ले लेता है भाई? हमसे, कंज्यूमर से ले लेता है। किससे ले लेता है? कंज्यूमर से ले लेता है। अब आप ऐसे समझो कि टैक्स किससे लेना था गवर्नमेंट को? कंज्यूमर से लेना था। बट गवर्नमेंट ने टैक्स अप्लाई किसके ऊपर किया? बिजनेसमैन के ऊपर अप्लाई किया। तो ये डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर में जिस बंदे से हमें टैक्स लेना होता है हम उसी के ऊपर हमें टैक्स अप्लाई करते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स किसी और के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसका बर्डन किसी और के ऊपर में आ जाता है। ठीक है, तो अगर जिस बंदे से हमें टैक्स कलेक्ट करना है, अगर उसी बंदे के ऊपर हमें टैक्स लेवी किया है, लगाया है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, वरना उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा। अब देखो आगे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज विच आर डिमांडेड फ्रॉम वन पर्सन, जिसकी हम डिमांड किससे कर रहे हैं? एक बंदे से कर रहे हैं। इन द एक्सपेक्टेशंस एंड इंटेंशन दैट ही सेल इंडेमनीफाई हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई हम एक बंदे से डिमांड कर रहे हैं और हम उससे ये उम्मीद करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो इंटेंशनली अपनी मर्जी से क्या करेगा भाई? इंडेमनीफाई करेगा, मतलब अपने जो जो टैक्स हमें पे कर रहा है वो किसी और से लेगा। किससे लेगा? एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, किसी भी और बंदे से हमें वो पैसा कलेक्ट करके देगा, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक डायल्टन डेफिनेशन है कि डायरेक्ट टैक्स इज एज द टैक्स दैट इज रियली पेड बाय अ पर्सन ऑन वॉम इट इज लीगली इम्पोज। जिस बंदे के ऊपर लगाया जाता है उसी बंदे को पे करना पड़ता है। मतलब पे तो खैर वही करेगा, बट हाँ अपनी जेब से पे करेगा। वाइल एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज ऑन अ पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स हम एक पर्सन के ऊपर लगाते हैं, बट पेड पार्टली और होली बाय अनदर पर्सन। उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? मतलब पेमेंट इन द सेंस बर्डन, उसका बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? किसी और बंदे के ऊपर में आ रहा है। ठीक है, समझ में आया डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। देन अपने पास देखो यहाँ पे कहता है इन द इंडियन टैक्स सिस्टम फॉलोइंग कम अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस। एक होता है इनकम टैक्स, एक अपने पास है कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और स्टेट ड्यूटीज। इनकम टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर लगाया जाता है। कोई भी पर्सन अगर इनकम अर्न कर रहा है तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। हालांकि अभी अपनी गवर्नमेंट ने जो है एक लिमिट लेके आए 12 लाख की। गवर्नमेंट कहता है कि अगर कोई बंदा एक साल में 12 लाख रुपए अर्न कर रहा है ना तो उसको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर अर्न करते तो उसे पे करना पड़ेगा और 12 लाख तक पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, 12 लाख साल का, यानी मंथली अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो भी उसे इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देन है कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे नॉर्मल पर्सन के ऊपर में, हम लोगों के ऊपर में इनकम टैक्स लगता है भाई, क्योंकि हम इनकम अर्न कर रहे हैं। जो बिजनेस होता है ना उसके ऊपर में कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। ठीक है, सिंपल, नॉर्मल पर्सन इनकम टैक्स, बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स। वेल्थ टैक्स भी अप्लाई होता है भाई। ये जो है इसे रिच टैक्स भी बोला जाता है भाई। संपत्ति वगैरह के ऊपर में लगता है, जिसके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, उन उन लोगों के ऊपर में अप्लाई किया जाता है, जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों के ऊपर में। देन अपने पास गिफ्ट टैक्स। इंडिया में पता है गिफ्ट देना भी जो है टैक्सेबल हो सकता है। अब हर एक तरह का गिफ्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, बट हाँ मेजरली दो तरह का गिफ्ट इंक्लूड किया जाता है। एक होता है कैश पेमेंट।
अगर आपने किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट दिया और गिफ्ट में अगर आपने कैश में पे कर दिया, तो उस कैश की अगर वैल्यू 50,000 रुपये तक है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50,000 तक छूट रहती है। बट अगर आपने 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपने उसको कैश में पेमेंट किया है तो वो भी उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें देने वाले को टैक्स नहीं पे करना पड़ता, जिसको रिसीवर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो गिफ्ट देना भाई टैक्सेबल है। उसके अलावा अगर आपने कैश नहीं दिया, ठीक है, आपने सपोज उसे लैंड दे दी या आपने उसे बिल्डिंग दे दिया, मतलब एक प्रॉपर्टी दी थी बेसिकली, तो प्रॉपर्टी वाले केस में भी गवर्नमेंट कहती है भाई यहाँ भी लिमिट वही 50,000 वाली है। अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू समझ लो एक तरीके की, जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू होती है, अगर वो 50,000 रुपये से कम है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तो भी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ लो गिफ्ट देना कितना ज़्यादा टैक्सेबल हो सकता है। हाँ, कुछ गिफ्ट के ऊपर में टैक्स नहीं लगते, जैसे अगर आपने किसी को कपड़े दे रही है, मोबाइल फ़ोन दे दिया, बाइक वगैरह दे दी, कार्स वगैरह दे दी, इन सब चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये सब ना पर्सनल इफेक्ट चीज़ें होती है, तो इनके ऊपर टैक्स नॉर्मली नहीं लगता है। खैर, देन अपने पास है कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया ना, कुछ इनकम टैक्स का वैसे तो ये पार्ट ही होता है, बट हाँ कैपिटल गेन के अंदर में गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसे असेट्स का क्लासिफिकेशन बनाया जिसे बोला जाएगा कैपिटल एसेट्स। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने डिफाइन कर दिया कि ये हमारे क्या बनेंगे, ये हमारे कैपिटल एसेट्स बनेंगे, और जो बंदा भी उस कैपिटल एसेट से प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोला जाएगा, और उस कैपिटल गेन के ऊपर में उसे क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी शेयर्स होते हैं ना, स्टॉक मार्केट में जो हम किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जितने भी शेयर्स होते हैं उसको एसेट्स माना जाएगा, और एसेट्स में भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर लिया, क्या अर्न कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो उस प्रॉफिट के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद ई स्टेट ड्यूटीज, ये भाई प्रॉपर्टी के ऊपर में अप्लाई होता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स भी बोला जाता है, तो ये भी है अपने पास। देन नेक्स्ट है अपने पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो याद है आप लोगों को जीएसटी कब आया था इंडिया में, ठीक है, ये डेट याद रखना। इंडिया में जीएसटी आया था भाई 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। अब जीएसटी है क्या, जीएसटी का एक तो देखो नाम लिखा है हमें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, गुड्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सर्विसेज के ऊपर में अप्लाई हो रहा है, और ये भी एक तरीके का टैक्स है। हालांकि ये कौन सा टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या भाई, अभी हम समझ के आए थे, अप्लाई होता है बिजनेसमैन के ऊपर, लेकिन इसका बर्डन आता है कंज्यूमर के ऊपर। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल सीएबी वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट एंड पास्ड बाई द राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016, लोकसभा 8 अगस्त 2016। अब देखो, गवर्नमेंट को जब जीएसटी लेके आना तो गवर्नमेंट पहले बिल लेके आए। कोई भी गवर्नमेंट जो है ना, डायरेक्ट कोई भी एक्ट लेके नहीं आ जाता है। एक्ट यानी कि अपना लॉ, डायरेक्ट लॉ पास नहीं होता। पहले उसका क्या होता है भाई, लॉ पास करवाने से पहले उसका हमें बनाना पड़ता है एक क्या बनाते हैं भाई हम लोग, हम बनाते हैं एक बिल। हमें उसको बनाना होता है एक बिल, जिसे ड्राफ्ट भी बोला जाता है। तो एक हम बिल बनाते हैं और उस बिल को जो है हम पेश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। अच्छा, पार्लियामेंट से पहले भी वो बहुत सारे कमेटीज के पास जाता है, बट अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में उसे ड्राफ्ट के नाम से या बिल के नाम से पेश किया जाता है। एक बार पार्लियामेंट के अंदर में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ने अगर उस बिल को अप्रूव कर दिया तो बिल कन्वर्ट होकर एक्ट बन जाता है। ठीक है, वैसे तो मतलब दो होते हैं अपने पास, एक लोकसभा राज्यसभा होता है, दोनों का अप्रूवल चाहिए। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड होता है। इन सब के बाद वो कन्वर्ट होकर एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी है। हमारे लिए जनरल नॉलेज के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है 1 जुलाई 2017 वाली, प्लस ये 122 अमेंडमेंट बिल था, ये बात याद रखना। इसकी डेट याद रखना, राज्यसभा में पास हुआ था 3 अगस्त को, लोकसभा में पास हुआ था 8 अगस्त को। और क्या उसके बाद ये जो बिल था, इस बिल को मोर देन 15 स्टेट्स, मतलब 15 से ज़्यादा स्टेट ने जो भाई अप्रूव भी कर दिया था, और प्रेसिडेंट ने भी असेंट पास कर दिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन 101st। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखो एक हमने एक और बिल लेके आए थे जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब दो है, एक हमारा 122 ये नॉर्मल वाला था, उसके बाद फिर ये सेकंड वाला था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाला। ऑन 8 सितंबर 2016 इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या करता था, यहाँ पे आके साइनिंग कर दिया था। उसके बाद सिंस द जीएसटी काउंसिल हैज बीन नोटिफाइड ब्रिंगिंग इनटू द एग्जिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू डिसाइड। ठीक है, यहाँ से हमने एक जीएसटी काउंसिल बनाया था। अब देखो क्या हुआ, हमने लॉ तो बना लिया भाई, लॉ हमारा पहले बिल था, बिल हमारा मतलब ड्राफ्ट बिल था, वो हमारा पास होके एक्ट बन गया, लॉ बन गया हमारा। लॉ बन गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून को जो है कोई ना कोई उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए ना, जो उसे देख रेख करेगा। डिपार्टमेंट भी खैर ठीक है, इन द सेंस एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो उसको उसके अंदर में चेंजेस वगैरह ला सके, टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली चेंजेस वगैरह ला सके। इसके लिए हम लेके आए थे जीएसटी काउंसिल को।
ठीक है, हमने क्या बनाया, हमने बनाया जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के अंदर में जितने भी तरह के डिसीजंस होते हैं, जितने भी तरह के चेंजेस वगैरह लाने होते हैं, वो सब कुछ लाने की जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल की ही होती है। अभी जीएसटी काउंसिल आएगा डिटेल में, इज रिलेटेड टू जीएसटी उसके बाद फिर देखो यहाँ पे एक्ट का नाम लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। अब ये जो कानून है जो है इसको पास किया गया था भाई पार्लियामेंट के अंदर में 29 मार्च 2017 को। द एक्ट केम इनटू इनफोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, अच्छा वहाँ पे एक्ट का मतलब वही कानून है, लॉ है, लॉ को एक्ट बोला जाता है नॉर्मली। तो द जीएसटी वुड अप्लाई टू दी ऑल दी गुड्स, सभी गुड्स के ऊपर में अप्लाई होगा, अदर देन एल्कोहलिक लीकर। भाई सभी गुड्स के ऊपर अप्लाई होगा, बट एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होने वाला है। यानी कि एल्कोहल, शराब के ऊपर भाई जीएसटी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर अभी भी पुराने वाले टैक्सेस अप्लाई होते हैं। उसके अलावा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है भाई हमारे पास, उसके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। जैसे कि पेट्रोल के ऊपर में जीएसटी अप्लाई नहीं होता, क्रूड, अच्छा पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर में जीएसटी अप्लाई नहीं होता, मोटर स्पिरिट के ऊपर में, यानी कि ये पेट्रोल आ गया नॉर्मल, इसके ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। हाई स्पीड डीजल, इस पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। नेचुरल गैसेस या एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, इन सब चीज़ों के ऊपर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इट वुड अप्लाई टू दी ऑल दिस सर्विसेज ब्रिंगिंग अ फ्यू टू दी स्पेसिफाइड। भाई ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होने वाला जीएसटी, बट जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा उसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जीएसटी बोला भाई हर एक सामान के ऊपर अप्लाई होगा, बट जो चीज़ हम आपको बताएंगे कि भाई इसके ऊपर अप्लाई नहीं होने वाला, उस पर अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जीएसटी वाला फंडा क्या था, पहले ना बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। अगर मैं इंडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूँ, एक मिनट भाई लोग, हाँ कहाँ है भाई ये रहा। तो अगर मैं इंडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ ना, पहले बहुत अलग अलग तरह के इंडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। तो हमने क्या किया, हमने समझा भाई इंडायरेक्ट टैक्स का मोटिव क्या होता है। इंडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत सारे थे, हमने ये समझा इंडायरेक्ट टैक्स का मोटिव क्या है। मोटिव ये है कि भाई कंज्यूमर, जो आम जनता है, उससे हमें क्या चाहिए, उससे हमें टैक्स का पैसा लेना है। लाने की जिम्मेदारी किसकी है, बिजनेसमैन की, और वो पैसा जाएगा किसके पास, वो पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और इतने सारे अलग अलग इंडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि यार जब हमें कंज्यूमर से, मतलब एक ही बंदे से आपको पैसा लेना है, अलग अलग नाम से 50 बार पैसे लेने से अच्छा क्या है, इकट्ठा एक ही बार में पैसा ले लो, देने वाले को भी आसानी, लेने वाले को भी आसानी, और काम भी आसानी से चलता रहेगा। इसी मोटिव के साथ जो है गवर्नमेंट जीएसटी को लेके, अब गवर्नमेंट ने देखो क्या किया, देखो यहाँ पे ना, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस हुआ करते थे। मतलब पहले गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाता था और स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के टैक्स लगाता था, जिसकी वजह से अगेन टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और बहुत तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी। यहाँ पे लिस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स थे। एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होता था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होता था, सेंट्रल सर्विस टैक्स अप्लाई होता था, उसके अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी अप्लाई होता था, उसके अलावा स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ द कस्टम, ये भी अप्लाई होता था। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही जो है, एक स्टेट गवर्नमेंट वैट लेके आया था, वैल्यू एडेड टैक्सेस या सेल्स टैक्स भी बोला जाता था इसको, ये अप्लाई होता था। एंटरटेनमेंट टैक्स अप्लाई करता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स लेविड बाई द सेंट्रल एंड कलेक्टेड बाई द स्टेट। सेंट्रल सेल्स टैक्स वैसे सेंट्रल का है, बट इसे अप्लाई स्टेट ही करता था। अब देखो सेंट्रल का है बट स्टेट के अंदर तो स्टेट ही अप्लाई करेगा। ऑक्टोरिया एंट्री टैक्स अप्लाई होता था, परचेज टैक्स अप्लाई होता था, लग्जरी टैक्स अप्लाई होता था, और टैक्सेस ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सारे टैक्सेस थे। देखो अगर आपको इसमें से कोई किसी भी टैक्स के बारे में समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई लोग, क्योंकि ये सब टैक्स तो पहले ही से हट चुके हैं ना भाई, अब इसमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि कुछ चीज़ अभी भी ऐसी है जिनके ऊपर ये टैक्स अप्लाई होते हैं, बट मेजरली भाई ये इन सभी टैक्सेस को हटा दिया गया और इन सभी टैक्सेस को हमने रिमूव कर दिया, सबको हमने मिक्स कर दिया। इन सारे टैक्सेस को हटा के हम एक मात्र टैक्स लेके आए जिसका हमने नाम दिया जीएसटी। सबको मिक्स करके एक सिंगल टैक्स बना जीएसटी के नाम से। अब हम बात करेंगे भाई जीएसटी काउंसिल की। तो हमने समझा जीएसटी के अंदर में जो है जो भी चेंजेस लाने होते हैं, जो भी जीएसटी को कंट्रोल या रेगुलेट करना होता है, वो सारा काम हमने जीएसटी काउंसिल को दे रखा है। जीएसटी काउंसिल बनाया गया था आर्टिकल नंबर 271A के हिसाब से। आर्टिकल 271A यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंदर में ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। वो जब हमने पढ़ा था ना अमेंडमेंट एक्ट 102, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 102, उसी के बेसिस पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चेंजेस करके ये 279A वाला आर्टिकल लेके आया गया था, जिसने बनाया जीएसटी काउंसिल को। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल नंबर 217। हमने प्रेसिडेंट को 60 दिन का टाइम दिया, बोला भाई साहब आपके पास 60 दिन का टाइम है क्या करने का, जीएसटी काउंसिल बनाने का। द नोटिफिकेशन अबाउट ब्रिंगिंग द इन फोर्स आर्टिकल नंबर 279 इफेक्टेड फ्रॉम 12 सितंबर 2016 एंड वाज इशूड ऑन 10 सितंबर 2016। देखो हमने इशू कब किया था, 10 तारीख को इशू किया था। नोटिफिकेशन कब आ गया, 12 सितंबर को आ भी गई। 10 तारीख को हमने बोला कि भाई बनाने का, 12 तारीख को बन भी गई हमारी।
उसके बाद द यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ जीएसटी काउंसिल ऑन 12 सितंबर 2016। 12 सितंबर को इस पूरी चीज को अप्रूव कर दिया गया, फाइनली जीएसटी काउंसिल बन गया। ठीक है, जीएसटी काउंसिल बस एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जो जीएसटी के अंदर चेंजेस वगैरह लेके आ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 279A of the Constitution amended the Constitution and the GST Council was GST Council which will be a joint forum of the central and state shall be constituted of following members। अब बताया भाई जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर्स कौन कौन होने वाले हैं। सिंपल है भाई, बहुत आसान है। एक तो हमें चाहिए यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी, वो अभी हमारी यूनियन की फाइनेंस मिनिस्टर है। यूनियन माने सेंट्रल, उन्हें हम बना देंगे हमारा चेयरपर्सन। तो ये पहली मेंबर आ गई हमारे पास। सेकंड मेंबर होता है अपने पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये भी हमारा मेंबर होना चाहिए। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये हमारा होता है नॉर्मली, एक मिनट भाई लोग, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ये वाला होता है हमारा IRS ऑफिसर्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो भी हमारा एक मेंबर होता है। तो अब दो मेंबर आ गए हमारे पास, एक तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, एक हमारा IRS अफसर आ गया, सेंट्रल के दोनों हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट हैं, हालांकि सारे ही स्टेट हमारे जीएसटी के मेंबर हैं, तो जितने भी हमारे जीएसटी के अंदर में जितने भी हमारे स्टेट हैं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, एक बंदे को नॉमिनेट करेगा जो होगा उनका फाइनेंस मिनिस्टर। ये स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसे नॉमिनेट करेगा और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारा क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ठीक है, किसका मेंबर होने का भाई, जीएसटी काउंसिल का बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम चला आ रहा है। तो कौन कौन मेंबर होगा भाई, एक यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होगा, एक हमारा IRS अफसर मेंबर होगा जो कि यूनियन का होना चाहिए, और हर एक स्टेट अपना एक एक मेंबर अपॉइंट कर सकता है जो कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर होता है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास है आर्टिकल नंबर 279A, कॉन्स्टिट्यूशन विल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट। अब काउंसिल क्या करेगा भाई, वो यूनियन और स्टेट को रिकमेंडेशंस देगा इंपॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू जीएसटी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्ट और एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ये कुछ जो है रिकमेंडेशंस देगा। क्या रिकमेंडेशन दे सकता है, एग्जांपल इन्होंने बताया कि भाई कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो सब्जेक्टेड या एग्जाम्प्टेड है। सब्जेक्टेड मतलब जिसके ऊपर अप्लाई होगा, एग्जाम्प्टेड मतलब जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मॉडल ऑफ द जीएसटी लॉ, जीएसटी के लॉ का मॉडल क्या होने वाला है, प्रिंसिपल क्या गवर्न करने वाले हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होने वाले, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की लिमिट। वैसे दो लिमिट होती है भाई, एक लिमिट होती है हमारी 20 लाख, एक लिमिट होती है हमारी 40 लाख। अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है तो उसके लिए लिमिट 40 लाख की। बट अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील कर रहा है या सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहा है तो उसके लिए लिमिट 20 लाख की। 20 लाख 40 लाख एक साल की लिमिट होती है। एक साल में अगर आपको आपके बिजनेस से टोटल जो पैसा रिसीव हो रहा है, टर्नओवर अगर आपकी 40 लाख या 20 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भाई। ठीक है, समझ पा रहा है। जीएसटी रेट को बताएगा भाई, उसके अलावा फ्लोर रेट, बेस रेट, स्पेशल रेट, मतलब जीएसटी के अंदर एक हर एक चीज़ को बताने वाला है। वैसे ये नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे जाके ज्वाइन जरूर करना। चलिए फिर इसका नेक्स्ट आ गया हमारे पास भाई, यहाँ पे आके हमारा जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जीएसटी में इतना ही समझना था। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे टैक्सेशन सिस्टम को क्लासीफाई करेंगे तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, अच्छा सबसे पहले इसको 4 अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं भाई। एक होता है अपने पास प्रपोर्शनल टैक्सेस। प्रपोर्शनल टैक्सेस के अंदर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ईच इनकम इज टैक्स एट यूनिफॉर्म ऑफ फ्लैट रेट। इसको हमने क्या बोला, चाहे आप जो मर्जी इनकम कमाओ, जितनी मर्जी इनकम कमाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम आपसे क्या लेने वाले भाई, हम आपसे फ्लैट रेट के ऊपर में टैक्स चार्ज करने वाले। ठीक है, सिंपल कह रहा है, ये कह रहा है भाई देखो, एक बंदा है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है एक साल का, एक बंदा है जो 2 लाख कमा रहा है एक साल का, एक बंदा है जो 10 लाख कमा रहा है और एक बंदा है जो 20 लाख कमा रहा है। ये क्या बोला है प्रोपोर्शनल सिस्टम भाई, 1 लाख वाले से भी 10% टैक्स लेने का, एग्जाम्पल है बस। 2 लाख वाले से भी 10% टैक्स लेने का, इससे भी 10%, इससे भी 10%। ये कह रहा है भाई कोई भेदभाव नहीं करने का भाई, हर एक बंदे से एक जैसा टैक्स लेने का, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन इज नॉट सुटेबल टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोसाइटी। अब ये बहुत ज़्यादा जो है इसको अच्छा नहीं माना जाता अगर आपको अपनी सोसाइटी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इक्वल करना है तो, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को अच्छा करना है तो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम क्या होता है, हम कहते हैं यार समाज के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास वेल्थ नहीं होती है, जिनका इनकम लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, वही पॉवर्टी के नीचे रहते हैं, मिडिल क्लास लोअर क्लास टाइप लोग हैं। अगर हम उन लोगों के ऊपर भी सेम टैक्स लगाएंगे जो
अदर क्लासेस के ऊपर में लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो, मैंने कहा कि भाई हम चारों पर्सन के ऊपर में एक जैसा टैक्स लगाएंगे 10-10% का, देखने में तो कितना इक्वल लग रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। आप समझो अगर एक बंदा साल का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो महीने का कितना कमा रहा होगा, सिर्फ 8,000 रुपये। आप सोचो अगर वो बंदा महीने का सिर्फ 8,000 रुपये कमा रहा है और उस बंदे को हम बोलते हैं भाई 10% के हिसाब से तुझे 800 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये उसके लिए कितने बड़ी बर्डन वाली बात है। वो बंदा 8,000 में तो वैसे ही गुजारा नहीं कर पाएगा भाई, बट हम उससे 800 रुपये और एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। तो हम समाज में हमारी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा भाई कहीं ना कहीं फेमस किया जाता है। ये बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम हायर इनकम ग्रुप पे हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम एज टैक्सेस, हेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉल विद एडिशनल मनी इनकम। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई जो बंदा ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लेने का, मतलब परसेंटेज भी ज़्यादा टैक्स लेने का, मतलब सिर्फ अमाउंट में टैक्स नहीं ज़्यादा लेना, पर उसके ऊपर परसेंटेज ही ज़्यादा लगेगी। बट जो बंदा कम पैसे कमा रहा है उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं 0 से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, और 20 लाख से 30 लाख, और 30 लाख से ज़्यादा, ठीक है। ये 4 कैटेगरी का हमारे पास, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है भाई, जो नॉर्मल टैक्सेशन है वो अलग है, बिल्कुल ही अलग है। उस चीज़ को समझने के लिए जाओगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक एक नॉलेज दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए, हमारे एग्जाम्पल में हम बना लेते हैं कि हमने 4 अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाई है लोगों की। जो लोग 0 से लेकर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं 1 साल के अंदर, हमने उसके ऊपर लगाया 0% टैक्स। हमने बोला भाई तुम ऑलरेडी बहुत कम पैसा कमा रहे हो, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट जो 10 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं हमने उसके ऊपर लगाया 10% का टैक्स। हमने बोला भाई जैसे तुमने 10 लाख से ज़्यादा कमाया, 20 लाख तक कमाया, तो तुम्हें 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 20 लाख और 30 लाख के बीच में टैक्स, अगर आप मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 30 लाख से ज़्यादा अगर आप अर्न करो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझो, जो कम पैसा अर्न कर रहा था उससे हमने टैक्स लिया ही नहीं, और उसका रेट भी बहुत कम था। जो 10 लाख कमा रहा है उसके ऊपर हमने सिर्फ 10% का टैक्स लगाया है, 20 लाख वाले के ऊपर 20% का, 30 लाख वाले के ऊपर 30% का। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, ये अमीरों के जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, रिच क्लास पीपल, उनके लिए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात भी है, सही बात है। बट ये जो नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। हम इंडिया में भी यही वाला सिस्टम फॉलो करते हैं भाई। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए तो यही वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स में वही अपना पहले वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। This help in better distribution of wealth among the different sector of the society. The system is preferred by most of the government. बहुत सारी गवर्नमेंट इसे फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग आवर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी इसे ही फॉलो करती है। नेक्स्ट अपने पास है रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्स। दिस इज अपोजिट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम विच rich are imposed with the less taxes and poor are charged on higher taxes because of their vast in number। अब इसके अंदर देखो क्या है, हमने बोला कि यार रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या है, ये प्रोग्रेसिव का अपोजिट है। रिग्रेसिव वाले के अंदर क्या होगा कि जो कम पैसा कमा रहे हैं उन लोगों से हम ज़्यादा परसेंटेज टैक्स के रूप में लेंगे, और जो ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं उससे हम लोग बहुत कम परसेंटेज लेंगे टैक्स के रूप में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स में बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर हम उनसे कम परसेंटेज में भी टैक्स लेते तो भी हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट आएगा। बट जो लोअर क्लास, जो पुअर क्लास पीपल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो अगर हम उससे ज़्यादा में टैक्स लेते तो भी हमारा मार्जिन चल जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही अजीब सा सिस्टम है भाई, और ये एग्जिस्ट भी नहीं करता, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता आज के डेट में, किसी भी कंट्री के अंदर में ये वाला रेट अप्लाई नहीं होता, अजीब सा है। बट हाँ, एक होता है अपना रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इट इज माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम where rates of taxes does not increase in the same proportion as the income rises. Higher the income group may higher specify than smaller income groups. हायर इनकम ग्रुप्स मेक हायर सेक्रीफाइस देन स्मॉलर ग्रुप। इसके अंदर कहते हैं भाई देखो, ऐसा नहीं है कि इनकम हम बढ़ने के साथ साथ में रेट को हम प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। इनकम बढ़ने के साथ साथ हम रेट को जो है और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब हम अलग से और भी ज़्यादा हम टैक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव का ही एक और बढ़ा हुआ एक वर्जन है बस, ठीक है। प्रोग्रेसिव के जैसा ही है, सेम टू सेम। तो ये 4 तरह के हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे आके हमारा टैक्स वाले सारे के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने टैक्सेस कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके बताइए, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट,